स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का पता है तो हम किसी रिएक्शन की सम्मत की पेशगोई किस तरह करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का पता है तो किस तरह से उस रिएक्शन की हद की पेशगोई की जाएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की हद की पेशगोई करना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अद्दी वैल्यू रिएक्शन की हद की पेशगोई करती है। किस तरह करती है? अब आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। केसी बराबर है प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ऊपर न्यूमिनेटर के तौर पर और रिएक्टेंट्स हम लेते हैं नीचे यानी डिनोमिनेटर के तौर पर। तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर होगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे होगी। तो केसी की वैल्यू बड़ी कब आएगी? बड़ी वैल्यू कब आती है? जब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी हो न्यूमिनेटर वाली, या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो तब आएगी। तो आपको पता है कि हमेशा वैल्यू तब बड़ी आती है जब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी हो, यानी कि न्यूमिनेटर में है प्रोडक्ट्स, तो जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो केसी की वैल्यू लार्ज आएगी, और जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यानी नीचे वाली ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर केसी की वैल्यू स्मॉल आएगी। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसी से आगे हमारे टॉपिक ने चलना है। It indicates to which extent reactants are converted to products before establishing equilibrium state. ये निशानदेही करती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। यानी कि वो बात कर रहा है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो गया है, मीन इक्विलिब्रियम कायम होने तक किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। इसके लिए हमारे पास तीन मुमकिन सूरतें हैं। केसी की लार्ज वैल्यू भी हो सकती है और केसी की अद्दी वैल्यू स्मॉल भी हो सकती है, और तीसरी सूरत यह भी हो सकती है कि ना ही केसी की अद्दी वैल्यू बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो। तो तीन मुमकिन सूरतें हमारे पास हो सकती हैं केसी की अद्दी वैल्यू के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, केसी की बड़ी अद्दी वैल्यू। द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन the reaction mixture consists of almost all products and reactants are negligible. किसी रिएक्शन की केसी की बड़ी अद्दी वैल्यू निशानदेही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। आपको पता है कि केसी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। केसी का फार्मूला है कि प्रोडक्ट्स हम लेते हैं न्यूमिनेटर के तौर पर यानी ऊपर, और रिएक्टेंट्स हम लेते हैं डिनोमिनेटर के तौर पर यानी कि नीचे। तो जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिकदार में होंगे, ऊपर वाले न्यूमिनेटर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मिकदार में होंगे तो केसी की अद्दी वैल्यू लार्ज आएगी। तो लार्ज वैल्यू का मतलब ये है कि रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम की हालत में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, रिएक्शन बहुत हद तक तकमील को पहुंच चुका है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन। मिसाल के तौर पर 1000 केल्विन पर
कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे रिएक्शन भी है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं 1000 केल्विन पर, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि टेम्परेचर हमने रखना है 1000 केल्विन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन तकरीबन कंप्लीट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। और यहाँ पे जो Kc की वैल्यू आएगी वो आएगी Kc इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻²²। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, चूंकि इसमें पावर 22 है तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है। अब ये बड़ी वैल्यू कब आएगी? ये बड़ी वैल्यू तब आएगी जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे इक्विलिब्रियम की हालत में और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर, यानी कि तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद होगी 1000 केल्विन पर, कार्बन मोनोऑक्साइड ना होने के बराबर होगी। और 1000 केल्विन पर ये रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने बात की कि लार्ज Kc की वैल्यू ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं और रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और इसमें एग्जांपल ली हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की कि 1000 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन तकरीबन मुकम्मल हो जाती है और Kc की यहाँ पे वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻²²। नेक्स्ट हम दूसरी मुमकिन सूरत की बात करते हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। Kc की छोटी अद्दी वैल्यू ये क्या इंडिकेट करती है? व्हेन द Kc वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू छोटी हो तो ये निशानदही करती है कि रिएक्टेंट्स की मामूली मिकदार प्रोडक्ट्स में तब्दील होने पर बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो गया है। तो Kc की अद्दी वैल्यू स्मॉल कब आएगी? जब जो डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा होंगे। आपको भी पता है कि अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो तो फिर आंसर छोटा आता है। तो Kc का आंसर छोटा कब आएगा? जब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा होंगे। तो इस रिएक्शन में एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम की हालत में ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, तकरीबन तमाम रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल, लेकिन प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है वो ना होने के बराबर है। यानी कि थोड़े से रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे कि इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, और इस किस्म के रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते। इसमें यहां पे एग्जांपल भी है कि NH3 जब डीकंपोज होता है, यानी कि अमोनिया जब डीकंपोज होता है तो ये बनाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इसमें Kc की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, यानी Kc इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये पावर माइनस में है तो ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो छोटी वैल्यू इंडिकेट करती है कि रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में NH3 ही मौजूद होगा, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ना होने के बराबर होंगे, और थोड़े से रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट में तब्दील होंगे कि इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। यानी कि बहुत कम NH3 N2 और H2 में तब्दील होगा, सारे का सारा NH3 वैसे ही रहेगा इक्विलिब्रियम की हालत तक। तो इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू है स्मॉल, और स्मॉल वैल्यू इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तक बहुत कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे, और इक्विलिब्रियम की हालत में तकरीबन रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, और इस तरह के रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते।
तीसरी मुमकिन सूरत होगी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नाइदर स्मॉल नार लार्ज, यानी कि केसी की अद्दी वैल्यू ना छोटी हो और ना ही बड़ी। ये क्या इंडिकेट करती है? सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मिकदारें काफी मिकदार में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ये रिएक्शन है N2O4 डिकम्पोज हो रहा है और ये बना रहा है NO2। प्रोडक्ट्स में हमारे पास है NO2। जब N2O4 डिकम्पोज होके NO2 में तब्दील होता है तो इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो है हमारे पास Kc इज इक्वल टू 0.211। तो ये वैल्यू ना ही बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है। छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू वो होगी जिसमें पावर माइनस में होगी और बहुत बड़ी वैल्यू वो होगी जिसमें पावर प्लस में होगी। इसमें ना तो पावर माइनस में है और ना ही पावर प्लस में है। तो ये वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो ना ही बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है। तो जब Kc की वैल्यू ना ही बहुत छोटी हो और ना ही बहुत बड़ी हो तो वो जाहिर करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की काफी मिकदारें मौजूद होंगी। यानी कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में N2O4 भी काफी मिकदार में मौजूद होगा और NO2 भी काफी मिकदार में मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रिएक्शन की हद की पेशगोई के बारे में बात की कि Kc की अद्दी वैल्यू की मदद से हम रिएक्शन की हद की पेशगोई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो गया है, इक्विलिब्रियम कायम होने तक किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए हैं। तो हमने इसके लिए 3 मुमकिन सूरतें पढ़ी हैं। पहली सूरत में हमने बात की कि जब Kc की अद्दी वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो उससे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि किसी रिएक्शन की Kc की बड़ी अद्दी वैल्यू निशानदही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, रिएक्टेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर होंगे। यानी कि वो रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका होगा। और उसमें फिर हमने एग्जाम्पल भी ली कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन 1000 केल्विन पर, और उसमें Kc की अद्दी वैल्यू लार्ज है 2.2 इंटू 10⁻²²। वो इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ना होने के बराबर होगी। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर Kc की अद्दी वैल्यू बहुत छोटी होगी तो उससे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, और बहुत कम रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में तब्दीली से इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते क्योंकि इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पोजीशन तक बहुत कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। इसमें भी हमने एग्जांपल ली थी कि जब NH3 डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो उसके लिए Kc की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻²⁻⁹। ये वैल्यू बहुत छोटी है और इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में अमोनिया ही अमोनिया होगी, यानी रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिकदारें बहुत कम होंगी, यानी ना होने के बराबर होंगी। नेक्स्ट जो मुमकिन सूरत थी वो ये थी कि Kc की अद्दी वैल्यू ना ही बहुत छोटी हो और ना ही बहुत बड़ी। तो ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की काफ़ी मिकदारें मौजूद होती हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। और इसमें हमने एग्जांपल की बात की थी कि N2O4 डिकम्पोज होके NO2 बनाता है और उसके लिए Kc की वैल्यू है 0.211। ये वैल्यू ना ही बहुत छोटी है कि पावर माइनस में हो और ना ही बहुत बड़ी है कि पावर प्लस में हो। तो ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में N2O4 और NO2 दोनों की काफ़ी मिकदारें मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन?
रिएक्शन की हद से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तक यानी इक्विलिब्रियम कायम होने तक किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। इसका मतलब है रिएक्शन की हद यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। यानी कि इक्विलिब्रियम कायम होने तक किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। If a reaction has large value of Kc, will it go to completion and why? अगर किसी रिएक्शन में Kc की बड़ी वैल्यू हो तो क्या ये रिएक्शन मुकम्मल होगा और क्यों? तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि अगर Kc की अद्दी वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो उसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे। और जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हों, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हों, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और इसमें हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन 1000 केल्विन पर तकरीबन मुकम्मल हो जाती है और इक्विलिब्रियम की हालत में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ना होने के बराबर होगी। और इसमें हमने Kc की जो वैल्यू है वो पढ़ी है 2.2 × 10⁻²²। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन? किस किस्म के रिएक्शंस मुकम्मल नहीं होते, किस किस्म के रिएक्शंस का इख्तिताम नहीं होता? तो इसमें हमने पढ़ा है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें Kc की अद्दी वैल्यू बहुत छोटी हो, ऐसे रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की मामूली मिकदार प्रोडक्ट्स में तब्दील होने पर बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। चूंकि बहुत कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, इस वजह से ऐसे रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते। और इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी है NH3 डिकम्पोज होता है N2 और H2 में, और इसके लिए Kc की वैल्यू है 3.0 × 10⁻⁻⁹। ये रिप्रेजेंट करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में N2 और H2 की मिकदारें ना होने के बराबर होंगी चूंकि ये प्रोडक्ट्स की तरफ हैं, और NH3 बहुत ज्यादा होगा चूंकि ये रिएक्टेंट्स की तरफ है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि प्रेडिक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, इसमें हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की। फिर हमने बात की कि जो Kc है इसकी वैल्यू के लिए 3 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं, यानी कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc की अद्दी वैल्यू बहुत बड़ी हो, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc की अद्दी वैल्यू बहुत छोटी होगी, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नार लार्ज, ना ही बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी। तो फिर हमने इन तीनों सूरतों को एक्सप्लेन भी किया है कि इनकी मदद से हम किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं या प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, और इक्विलिब्रियम की हालत में किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। ये सारी डिस्कशन आज के लेक्चर में हमने की है। आपने इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।